हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के फीटर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को, जो टेक्नीशियन बी फीटर जो होता है उसके क्वेश्चन पेपर को, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था। ये देखिए 2/6/2019 को एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम आप देख सकते हैं यहाँ 2/6/2019 को एग्ज़ाम हुआ था 2 घंटे के लिए। ये इसरो VSSC का पेपर है, देख लीजिए, फीटर ट्रेड का है। फीटर टेक्नीशियन भी फीटर है। चलिए चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये देख लिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। टेक्नीशियन भी फीटर पोस्ट है हमारा, और ये हम सिर्फ इसमें 80 क्वेश्चन है। देख लीजिए टोटल क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें आएगा आपका 80 क्वेश्चन आएगा, जिसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल मिला के हम सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो हल्का होगा वो, मतलब कि जो तुरंत बनने वाला होगा वो नॉन टेक्निकल, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसरो के प्रीवियस ईयर वीडियो का और नहीं देखा है VSSC के, तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और फीटर निमी MCQ वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके आप, प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से टेक्नीशियन भी फीटर का देख लीजिए, यहाँ पर हमारा। शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 1 नंबर क्या कह रहा है कि ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिफॉर्म टू, मतलब ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। रीस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील, शेपिंग ऑन द व्हील, मेकिंग द व्हील कंसेंट्रिंग विद द एक्सिस, या चेंजिंग द व्हील। तो हम बताते हैं आपको कि ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग इसलिए किया जाता है कि रीस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑन द व्हील, मतलब कटिंग एक्शन व्हील में कटिंग एक्शन को रीस्टोर करने के लिए हम उसको ड्रेसिंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट सीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ऑपरेशन ऑफ ए ड्रिल होल। इस कहने का मतलब कि छिद्र के द्वार पर, मतलब होल के द्वार पर, फेस पर एक बोल्ट सीस बैठाने के लिए चपटा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। काउंटर बोरिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, या स्पॉट फेसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रवेश छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट सीट्स के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया को हम स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और स्पॉट फेसिंग किस टूल से करते हैं, तो स्पॉट फेसिंग हम फ्लाई कटर से करते हैं। चलिए तो 2 का यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज़ नोन एज, मतलब आकार का अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि आकार का अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा टॉलरेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि 28 ± 0.5 में अभी डिजाइन होल्ड है, उसका टॉलरेंस ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि टॉलरेंस हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर होता है। चलिए तो हम जानते हैं कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस हमारा ये जानते हैं कि डबल हो जाता है, तो हमारा 0.5 डबल होगा तो 1 mm हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इन अ होल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन द होल ऑफ इज, मतलब एक होल बेसिस सिस्टम में होल के लिए न्यूनतम विचलन, मतलब लोअर डेविएशन कितना होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा 0 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 का ए 0 mm करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ ए वेल्डिंग इज नोन एज, इसका अर्थ है कि वेल्ड में फ्यूजन की गहराई क्या कहलाती है। तो हम जानते हैं कि वेल्ड में फ्यूजन की गहराई हमारा पेनिट्रेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का ए करेक्ट होगा। तो 6 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का नंबर ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 55 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर।
चलिए 8 नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ ए प्रोडक्शन पैटर्न ऑन सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग अ टूल इज नोन एज, मतलब बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रांश को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं, बोरिंग, नर्लिंग, टर्निंग या टेपर टर्निंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बेलनाकार उपकरण पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रांश को क्या कहते हैं। तो उसको हम नर्लिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है कि एक मोटी रेत का इंग्लिश देखते हैं, द शार्प ऑफ ए रास्प कट फाइल। तो रास्प कट फाइल का कैसा होता है, तो देखते हैं ऑप्शन, ट्रेंगुलर, हाफ राउंड, फ्लैट या राउंड। तो इसका आंसर इसरो ने माना है क्या, इसरो ने इसका हाफ राउंड माना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे आपको यदि पता हो तो कमेंट जरूर करें। 9 का सी करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। दिस पंच इज यूज्ड ऑफ मार्किंग विटनेस मार्क। दिस पंच इज यूज्ड ऑफ मार्किंग विटनेस मार्क, मतलब विटनेस मार्क के लिए किस पंच का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि विटनेस मार्क यूज के लिए हम 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं। तो 10 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देन हम 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज कहाँ करते हैं, तो 30 डिग्री प्रिक पंच का जब हम मार्किंग करते हैं तो डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं। और सेंटर पंच का जानते हैं कि ड्रिल का पॉइंट को बैठाने के लिए हम सेंटर पंच से 90 डिग्री को पंचिंग करते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 का ए करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर की ओर चलते हैं कि 300 mm लंबाई की एक मानव हेक्सा ब्लेड के 375 दांत है। तो ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या है। तो ब्लेड सेट का वर्गीकरण करने के लिए हम सबसे पहले 300 mm लंबाई है, उसको 300 mm 375 दांत है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 हमारा किस में आता है, फाइन एंड वेव सेट में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 0.8 जो होता है फाइन एंड वेव सेट, यह पतली सीटों को काटने के लिए किया जाता है। चलिए हम 12 नंबर के देखते हैं कि एक हाई स्पीड स्टील में डायमीटर 24 के फॉस्फर ब्रॉन्ज को एक काटने के लिए, मतलब आरपीएम निकालना है, इसका डायमीटर दिया हुआ है और कटिंग स्पीड दिया गया है। तो हम इसको आरपीएम निकाल के बताते हैं। तो आरपीएम का क्या फार्मूला होता है, आरपीएम बराबर होता है CS कटिंग स्पीड गुने 1000 बटे पाई डी। तो हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं अभी जस्ट। चलिए तो हम बताते हैं आपको कि ये देखिए कटिंग स्पीड जो हमारा था CS गुने 1000 बटे पाई डी। तो कटिंग स्पीड हमारा 35 है बटा 1 CS गुने 1000 ये हो गया। अब पाई का मान 22 और ये 7 ऊपर, डायमीटर हमारा 24। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 474 आ जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको मारेंगे तो 400 करेक्ट आंसर होगा 12 का ए। तो हमारा 12 का यहाँ से ए करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 13 नंबर। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि 60 डिग्री के कोण के साथ अगर छेनी का नति कोण, मतलब इंग्लिश देखते हैं, व्हाट इज़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए चीजर विथ पॉइंट एंगल 60 डिग्री इज 39.5 डिग्री। तो इसका क्लियरेंस एंगल हमको निकालना है। इसका क्लियरेंस एंगल तो जानते हैं कि हमारा 30 डिग्री का होता है। तो 39.5 डिग्री में से 30 हटा देंगे तो हमारा 9.5 आ जाएगा करेक्ट डिग्री, 9.5 डिग्री करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पर हमारा 15 का बी करेक्ट, 13 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए। चूज अ ड्रिलिंग मशीन ऑफ ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्ज डायमीटर, मतलब बड़े व्यास के बहुल छिद्रों को प्रवेदन करने के लिए ड्रिल मशीन का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं, सिंसेटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है जो ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग मल्टीपल होल लार्ज डायमीटर के लिए यूज हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 15 नंबर।
चलिए तो हम एक 15 नंबर देखते हैं कि 100 से देखिए हमारा माइक्रोमीटर का छड़ का व्यास मापना है, जो माइक्रोमीटर से हम माप रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा माइक्रोमीटर है, तो 100 से 125 mm वाला माइक्रोमीटर है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, तो इसका लिस्ट काउंट हमारा 100 mm, ये हम 100 पहले 100 mm इसको जोड़ देंगे। और उसके बाद कह रहा है बैरल ग्रेजुएशन 16.5 है, तो इसमें 16.50 ऐड कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है इसका अंशांकन मतलब थिम्बल डिवीजन 28 था, तो 28 गुने जानते हैं कि एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 होता है, तो 28 गुने 0.01 करेंगे तो हमारा 0.28 आएगा, 0.28। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 और ये 5 2 7 और ये 6 और 1 1, तो 116.78 हमारा मिलीमीटर आंसर आएगा। तो हमारा 116.78 आंसर आएगा। तो 116.78 किधर है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, 15 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है कि कार्बन कॉन्टेक्ट इट रॉट आयरन, रॉट आयरन का कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। ऑप्शन देखते हैं 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.8 या 0.02 से 0.03% या 0.1 से 0.2%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉट आयरन पिटवा लोहा में हमारा होता है 0.02 से 0.03% कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, 16 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा 17 नंबर क्वेश्चन कि द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील ऑब्टेन्ड ए सॉफ्ट मेश, मतलब हीट ट्रीटमेंट का कौन सा गुण होता है, कौन सा वो होता है जो इन सॉफ्टवेयर को ऑब्टेन करेगा, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी करेगा, इंक्रीज डक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा और रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस को रिलीफ करेगा और ग्रेन साइज को रिफाइन करेगा। तो कौन सा होता है, तो ऑप्शन देखते हैं एनिलिंग, नाइट्राइडिंग, टेम्परिंग या हार्डनिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा एनिलिंग करेक्ट हो जाएगा। एनिलिंग 17 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 17 का हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर हमारा कि एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील इज कंटेंट, मतलब सामान्य ताप पर, मतलब सामान्य ताप मतलब रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील में हमारा सामान्य ताप पर फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट होता है। तो फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट हमारा ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 5 का डी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, सॉरी 18 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। समानता पर प्लेन कार्बन स्टील जो होता है उसमें फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से 18 का करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग ए सीरीज इन द लेथ, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ का कार्य उपकरण नहीं है। तो लेथ का जो कौन सा उपकरण हमारा टूल नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं फेस प्लेट, कैच प्लेट, मैंड्रल या सेल्फ सेंटरिंग चॉक। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फेस प्लेट होता है वो लेथ में यूज होता है, मैंड्रल जो होता है लेथ में यूज होता है, सेल्फ सेंटरिंग चॉक जो होता है लेथ में यूज होता है, और ये कैच प्लेट जो हमारा ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा, 19 का सी। तो हमारा 19 का सी करेक्ट होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द चिप जियोमेट्री व्हील टर्निंग, मतलब चिप टर्निंग के दौरान चिप जियोमेट्री को कंट्रोल कौन करता है। ऑप्शन देखते हैं रिलीफ एंगल, अप्रोच एंगल, रेक एंगल या क्लियरेंस एंगल। तो हम जानते हैं कि टर्निंग के दौरान जो चिप ज्यामिति को कंट्रोल जो करता है हमारा रेक एंगल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर है कि 30H7G6 में कौन सा फिट है। ऑप्शन देखते हैं क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, सॉरी इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट या टॉलरेंस फिट। सबसे पहले यहाँ टॉलरेंस फिट ये होगा ही नहीं कि कोई फिट ही नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन। तो हम इसके लिए आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि H7G6 है, तो इसको याद करने का फार्मूला क्या होता है। तो आपको बताते हैं कि ए से जो देखिए ये 30H7 है तो ये तो फिक्स रहेगा। ये जी जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है। ये जी के जगह पर कभी P6 पूछ दे, R6 पूछ दे, K7 पूछ दे, J7 पूछ दे, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे तो आपको बताते हैं हम कि देख लीजिए ए से यदि ए से लेके एच तक पूछता है हमारा तो वो होता है
वो कौन सा आता है हमारा क्लियरेंस फीट के अंतर्गत आता है। ए से तो हमारा क्लियरेंस के अंतर्गत आएगा। तो ए से लेकर जी कितना हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। जी हमारा एच के बाद नहीं, एच के पीछे ही है, तो हमारा क्लियरेंस फीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद होता है जे से लेकर एन तक। जे से लेकर होता है एन तक, वो हमारा ट्रांजिशन फीट के अंतर्गत आता है। तो हमारा ट्रांजिशन फीट के अंतर्गत आता है, मतलब 30H7 जे6 पूछेगा तो ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। जे के बाद K6 पूछेगा तो ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। तो वो हमारा ये हो गया। उसके बाद होता है P से लेकर जेड तक। उसके बाद है P से लेकर जेड तक को हमारा कौन सा फिट हो जाएगा, क्लियरेंस, ट्रांजिशन। उसके बाद इंटरफेरेंस होता है। उसके बाद इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस पूछ देगा। जैसे कि 30H7 P6 पूछ दे तो हमारा कौन सा होगा, तो हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा। तो हमारा कौन सा फिट होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बार बार ये क्वेश्चन आते रहता है इसरो में, और घुमा घुमा के पूछता है। कभी G6 पूछ देता है, कभी P6 पूछ देता है। हाल ही में इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें H7D6 पूछ रहा था, H7D6। तो डी हमारा H7 तो फिक्स है, डी किस में आएगा, तो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगा। तो हमारा क्लियरेंस फिट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका 30 का हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है कि अगर होल का साइज 25 प्लस 0.02 प्लस इंटू ब्रैकेट है 0.021 और शीट स्लैब और फ्लैट साइज और देखिए होल का साइज ये दिया गया है और शाफ्ट का साइज ये दिया गया है। तो इसमें न्यूनतम क्लियर इंटरफेरेंस ज्ञात करना है। तो न्यूनतम इंटरफेरेंस इसका क्या होगा, इसका न्यूनतम इंटरफेरेंस होगा हाई लिमिट। और देखिए न्यूनतम इंटरफेरेंस होगा 25.022 माइनस 25.021। इसको घटा देंगे तो हमारा 0.001 mm करेक्ट आंसर हमारा होगा। और यह सबसे पहले कन्फ्यूजन है कि ये क्या है 25.002। तो ये हमारा होल का हाई लिमिट है, होल का हाई लिमिट और शाफ्ट का लो लिमिट। हमने ये अधिकतम अलाउंस का फार्मूला होता है होल का हाई लिमिट माइनस शाफ्ट का लो लिमिट। तो ये हम होल का हाई लिमिट और शाफ्ट का लो लिमिट में से घटाएंगे तो हमारा 0.001 mm करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। 22 का बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है कि द विच ऑफ द कट प्रोड्यूस द गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। मतलब गैस कटिंग ऑपरेशन में उत्पन्न कटिंग की चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो कटिंग की चौड़ाई को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। गॉगिंग, कर्व, बेवल या ड्रैग। तो हम जानते हैं कि जब गैस कटिंग जो होता है उसमें उत्पन्न कटिंग का जो चौड़ाई होता है द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्व बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर। चलिए तो हम नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 नंबर क्या है, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड ऑफ कन्वर्ट द। मतलब वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं। डीसी मेन सप्लाई टू एसी वेल्डिंग सप्लाई, एसी मेन सप्लाई इनटू डीसी वेल्डिंग सप्लाई, या एसी मेन सप्लाई टू एसी वेल्डिंग सप्लाई, या डीसी मेन सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई। तो हम जानते हैं कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो हमारा जो होता है वो एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, एसी मेन सप्लाई टू एसी वेल्डिंग सप्लाई। तो हमारा सी यहाँ से हमारा ऑप्शन 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 25 नंबर कि द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच द कनेक्टेड टू द हैंडल ऑफ नोन एज। मतलब फाइल का संकीर्ण व पतला भाग जिसे हैंडल के साथ जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। टिप को नहीं जोड़ा जाता है, पॉइंट है तो पॉइंट को भी नहीं जोड़ा जाता है, एज है तो एज को किनारे को नहीं जोड़ा। तो ऑप्शन बच गया हमारा टैंक। तो टैंक हमारा करेक्ट हो जाएगा। टैंक को फाइल के सभी भाग को हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है, बस इस टैंक को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। तो 25 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर की ओर चलते हैं।
26 नंबर क्या कह रहा है कि फाइल में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोर नहीं किया जाता है। फाइल में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज फाइल इज नॉन हार्ड एंड टेम्पर्ड। फाइल में कौन सा हिस्सा हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। तो हम जस्ट अभी तुरंत बताए हैं कि फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर नहीं होता है। तो हमारा टैंग होता है, हमारा टैंग हो जाएगा। टैंग जो होता है जो हार्ड और टेम्पर नहीं होता है, अभी तुरंत हम आपको बताए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। मतलब इनडायरेक्टमेंट मेजरिंग टूल का उदाहरण कौन सा है हमारा। ऑप्शन देखते हैं बेवल प्रोटेक्टर, उसके बाद है बेवल गेज, मार्किंग टेबल या कॉम्बिनेशन सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेवल गेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेवल गेज हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो 27 का ए हमारा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए बी करेक्ट हो जाएगा, बेवल गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है ये 28 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ टेक्निकल को डिस्कस करेंगे। चलिए 29 नंबर है, क्या कह रहा है कि द सर्पिल ग्रूव विच रन ऑफ द लेंथ ऑफ ड्रिल आर नोन एज। मतलब ड्रिल में जो खांचा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। सर्पिल खांचा जो ड्रिल के लंबाई तक जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लूट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, उसको हम फ्लूट्स बोलते हैं। 29 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल यूज टू प्रिवेंट क्लॉग एंड फाइन ग्राइंडिंग। देख लेते हैं कि कौन सा कटिंग ऑयल जो है हमारा क्लॉग फाइन ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। तो इसका देख लेते हैं, आपको समझाते हैं कि कौन कटिंग तेल है जो फाइन ग्राइंडिंग में क्लॉग को रोकने के में होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि कौन सा वो कटिंग तेल है जो फाइन ग्राइंडिंग में क्लॉग को रोकने के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, सोल्यूबल ऑयल, वाटर, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल या मिनरल ऑयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो कटिंग तेल जो है जो फाइन ग्राइंडिंग में क्लॉग को रोकने में प्रयुक्त होता है हमारा सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, 30 का बी। चलिए 31 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायर मटेरियल ऑफ द कॉर्नर। मतलब छेनी का वह प्रकार है जो जॉब को कोनों स्क्वायर और कॉर्नर को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि वह छेनी से कोने पर पदार्थ से स्क्वायर के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारा कौन सा होता है, ऑप्शन देखते हैं, फ्लैट चीजल, वेब चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या क्रॉस कट चीजल। तो हमारा स्क्वायर मटेरियल और कॉर्नर करने के लिए हमारा डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और वेब चीजल का यूज कहाँ करते हैं हम, वेब चीजल का यूज हम करते हैं चैन ड्रिलिंग के बाद धातु घटाने के लिए। और क्रॉस कट चीजल का यूज हम चाबी घाट बनाने के लिए करते हैं। और फ्लैट चीजल का प्रयोग हम साधारण वर्क के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी। चलिए 32 नंबर की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है, इन अ ड्रिल विथ द एंगल बिटवीन द चीजल एज एंड द कटिंग लीफ ऑफ नॉन एज। मतलब एक ड्रिल बिट में छेनी कोण मतलब चीजल एज और कटिंग लीफ के बीच जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वेव एंगल, लीप एंगल, रेक एंगल या हेलिक्स एंगल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेव एंगल बोलेंगे। तो उसको हम वेव एंगल बोलेंगे। तो वेव एंगल किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 32 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वेव एंगल। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आता है, उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए 33 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि 1 डिग्री इज मतलब 1 डिग्री में कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री हमारा 60 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉन टेक्निकल है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर, सिर्फ हम टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
35 नंबर क्या क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड ऑफ लीड स्क्रू मशीन टूल इज, मतलब लेथ में लीड स्क्रू मशीन टूल में जो लीड स्क्रू होता है उस पर कौन थ्रेड कटा होता है, तो उस पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो उस पर हमारा एकमी थ्रेड कटा होता है, लेकिन एकमी थ्रेड हमारा दिया नहीं है, तो उसी को हम ट्रेपेजोइडल थ्रेड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, 35 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड बॉटमिंग टैप ए डिफर आर द देयर, तो कौन सा के अंतर्गत आ जाएगा, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड बॉटमिंग टैप किसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन देखते हैं, थ्रेड साइज, टेपर लीड, थ्रेड पिच या टाइप ऑफ थ्रेड, तो किसके अंतर्गत आता है, हमारा टेपर लीड के अंतर्गत आता है। तो 36 का हमारा यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेपर लीड। टेपर लीड के अंतर्गत फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप और बॉटमिंग टैप हमारा आता है। तो 36 का यहाँ से सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑफ नोन एज फिश बैक फाइल, मतलब कि इस फिश बैक फाइल का दूसरा नाम क्या है जिसे कहा जा सकता है, तो ऑप्शन देखते हैं, रिफ्लर्स फाइल, तो ये नहीं होगा, मिल्सा फाइल, तो ये नहीं होगा, थ्रेडिंग टिंकर्स फाइल, तो ये नहीं होगा, क्रॉसिंग फाइल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मिल्सा फाइल को हम फिश बैक फाइल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 37 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए 38 नंबर देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि ए सीट मेटल वर्कर एज एनविल इज नोन एज, तो सीट मेटल में वर्कर सीट मेटल में जो एनविल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखते हैं, स्टेक, हैमर, स्निप या चीज़ है, तो उसको हम स्टेक बोलते हैं। सीट मेटल में जो हमारा एनविल जो होता है उसको हम स्टेक बोलते हैं। तो 38 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 39 नंबर देखते हैं, 39 कि व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वॉल्यूम वैक्यूम चैम्बर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग जो होता है वो हाई वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होता है जो हाई वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 30 का ए यहाँ से 39 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री टू द वर्क सरफेस इज कटिंग एज, तो इसका क्या हो जाएगा कि कटिंग एज के कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा 90 डिग्री के सतह के बीच के किसको उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बता देते हैं आपको, क्या बोलते हैं उसमें, चीजल में ये देख लीजिए, चीजल का हमारा ये फिगर आ जाएगा। फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं तो ये, एक मिनट, गलत, फ्री हैंड स्केचिंग क्वेश्चन ये कहने का प्रयत्न कर रहा है कि 90 डिग्री के सतह वाला ये वाला जो भाग होता है, एक मिनट, ये वाला जो भाग होता है, ये भाग और ये भाग, इसके बीच के अंतर को, डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम रेक एंगल बोलते हैं। तो उसको हम रेक एंगल बोलते हैं। तो 40 का हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 41 हमारा क्या कह रहा है, 41 टूल चैटर इज कॉज्ड बाय, तो टूल चैटर किसके कारण आता है, तो हम जानते हैं कि टूल चैटर जो हमारा होता है स्मॉलेस्ट क्लियरेंस एंगल क्या आता है, मतलब सबसे कम क्लियरेंस एंगल होगा तो हमारा टूल चैटरिंग करेगा। तो किधर है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल क्लियरेंस एंगल। तो हमारा 41 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 42 देखते हैं कि हाई कार्बन स्टील आर मशीन यूज्ड ऑफ हैविंग टूल ऑफ हैविंग, मतलब हाई कार्बन स्टील के मशीनिंग के लिए किस औजार का यूज किया जाता है, किस टूल के, तो ऑप्शन देखते हैं, स्मॉल पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग करेंगे या लार्ज पॉजिटिव
पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग करेंगे या जीरो रेक एंगल का प्रयोग करेंगे या नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि हाई कार्बन स्टील को मशीनिंग करने के लिए हम नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से 42 का डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव रेक एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 43 मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं, बना लीजिएगा। हम सिर्फ टेक्निकल को डिस्कस करते हैं। तो 44 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें आरपीएम निकालना है। ये देख लीजिए, आरपीएम निकालना है हमारा। कटिंग स्पीड दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड, और ये हमारा मिलीमीटर में दिया गया है। ड्रिल का डायमीटर। तो आरपीएम बराबर क्या होगा, तो आरपीएम बराबर होगा CS गुने 1000 बाटे पाई डी हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। ये कटिंग CS हो जाएगा, कटिंग स्पीड कितना है इसका, तो 20 हो जाएगा। कटिंग स्पीड गुने 1000 जो फार्मूला में था वो हो जाएगा, गुने उस पर 22, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। और हमारा 20 पाई गुने डायमीटर कितना है, तो हमारा 20 है। इसको कल को 20 से 20 को काट देंगे, तो उसके बाद हमारा ये 1000 गुने 7 हो जाएगा। तो इसको 7000 बाई 22 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो हमारा आता है 318.19 आता है। तो इसका हमारा 318.19 के करीब कौन सा आंसर है, 318.19 के करीब हमारा ए है 320 RPM। तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर 44 का ए हो जाएगा। 318.19 आता है, तो 320 हम मान सकते हैं इसको लगभग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 45 नंबर कि द एंगल ऑफ फ्रिक पंच यूज ऑफ विटनेस मार्क। द एंगल ऑफ फ्रिक पंच विटनेस मार्क, मतलब विटनेस मार्क के लिए फ्रिक पंच का एंगल कितना होना चाहिए। तो हम पिछले क्वेश्चन में शुरुआती 2-3 क्वेश्चन के आसपास हम डिस्कस किए थे कि विटनेस मार्क के लिए हम 60 डिग्री फ्रिक पंच का यूज करते हैं, और डिवाइडर का स्थान देने के लिए 30 डिग्री फ्रिक पंच का, और ड्रिल का पॉइंट बैठाने के लिए हम 90 डिग्री का पंच का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 45 का बी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट 46 नंबर 46 क्या कह रहा है कि हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइंड द, मतलब कि हेलिक्स एंगल जो, मतलब कि ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स एंगल निर्धारित कौन करता है। तो हम जानते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स एंगल हमारा रेक एंगल निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, रेक एंगल। तो 46 का यहाँ से बी हमारा हो जाएगा रेक एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47। चलिए, तो 47 क्या कह रहा है कि कटिंग स्पीड निकालना है। तो आरपीएम देखिए 128 आरपीएम दिया गया है, और छड़ का व्यास 25 mm दिया गया है। तो आरपीएम कटिंग वेग निकालना है। तो हम जानते हैं कटिंग स्पीड क्या होता है, तो कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन इंटू 1000, पाई डी एन इंटू 1000। तो पाई का मान हमारा 22 हो जाएगा। इसको हम बताते हैं आपको, पाई डी एन इंटू 1000। तो पाई का मान हमारा यहाँ से हो जाएगा 22, गुने डायमीटर हमारा 25 है, और एन पाई डी एन मतलब होता है आरपीएम। तो आरपीएम हमारा 128 है, 22/7 ये इधर हो जाएगा, और गुने 1000 होता है, पाई डी एन टू 1000। 1000 ये, पाई का मान 7 होता है यहाँ 22/7, तो 22 ऊपर ये और 7 नीचे। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे 2 से इसको 11 बार में काट देते हैं। 1 मिनट, 2 से इसको 11 बार में कटेगा, 2 से ये 500 बार में कट जाएगा। 2 से फिर 25 से इसको काट देंगे, 25 दूना 50, तो 20 बार में ये कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 14, और 2 से काटेंगे तो 6 और 4 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 10.05। कैलकुलेट करते हैं तो 10.05 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। तो देख लीजिए 10.05 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर प्रति मिनट। 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 47 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 हमारा क्या कह रहा है कि फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग।
चलिए क्या कह रहा है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन कि टेपर टर्निंग और बोरिंग के लिए ऑप्शन देखते हैं। उपकरण को केंद्र से नीचे सेट करना चाहिए, या टूल को केंद्र से ऊपर सेट करना चाहिए, या टूल को ठीक केंद्र पर सेट करना चाहिए, या टूल को केंद्र के पास सेट किया जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा टेपर टर्निंग एंड बोरिंग जो होता है उसमें जो हमारा होता है टूल को ठीक सेंटर पर सेट करना चाहिए। तो ठीक सेंटर पर केंद्र पर सेट किया, उसकी कौन ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाना चाहिए। द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली ऑफ द सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 48 का करेक्ट हो जाएगा। फोर्टी एट का सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 देखते हैं क्या कह रहा है कि फॉर टर्निंग लेंथली टेपर्ड विथ ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड इज। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि छोटी टेपर कोण वाली लंबी टेपर टर्निंग के लिए प्रयुक्त टेपर टर्निंग का तरीका कौन सा है? तो हम जानते हैं कि जो छोटी टेपर टर्निंग है वो लंबी टेपर टर्निंग के लिए प्रयुक्त टेपर टर्निंग का तरीका जो होता है हमारा टेल स्टॉक ऑफसेट करना होता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन किधर है टेल स्टॉक ऑफसेट का? तो ए में ही मिल जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट। तो 49 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, टेल स्टॉक ऑफसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है कि फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्ज डायमीटर ड्रिल विल हैव डैश RPM कंपेयर्ड द स्मॉलर डायमीटर ड्रिल। क्या कह रहा है इसका मतलब कि समान कटिंग स्पीड के लिए छोटे व्यास वाले ड्रिल की तुलना में बड़े व्यास वाले ड्रिल का RPM क्या होगा? तो हम जानते हैं कि समान कटिंग स्पीड के लिए जो होता है छोटे व्यास में कम होता है, बड़े व्यास की तुलना में कम होता है। तो बड़े व्यास का क्या होगा? तो बड़े व्यास का कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम। फिर से आपको बताते हैं कि समान एक क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है कि समान कटिंग स्पीड के लिए छोटे व्यास वाले ड्रिल की तुलना में बड़े व्यास वाले ड्रिल का RPM क्या होगा? तो छोटे व्यास की तुलना में बड़े ड्रिल का व्यास हमारा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 50 का सी यहाँ से करेक्ट होगा, कम। 50 का कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 51 नंबर क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द फ्लैंक ऑन द एक्मी थ्रेड। तो एक्मी थ्रेड का एंगल जो हमारा होता है 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री। तो ये 51 का बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 51 का बी हमारा यहाँ से का जगह होगा 29 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 52 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है कि इस माइक्रो लिस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इज 0.01 mm। द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर 75 to 100 mm एंड बैरल रीडिंग इज 15.50 एंड 10 थिम्बल डिवीजन ग्रेजुएशन कंबाइंड विद द बैरल लाइन डॉटम लाइन। तो इसको क्या कह रहा है कि एक माइक्रोमीटर है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है, और जो माइक्रोमीटर है वो 75 से 100 mm वाला है, और बैरल ग्रेजुएशन उसका 15.50 है, और बैरल जो थिम्बल डिवीजन है उसका 10वां लाइन मैच करता है, तो आधार लाइन मैच करता है। तो उसका लिस्ट काउंट, उसका पाठ्यांक कितना है माप बता रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 75 से 100 mm है, तो पहले 75 से काउंट होगा, तो 75.00 इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद बैरल ग्रेजुएशन हमारा 15.50 है, तो 15.50 ऐड करेंगे, और 10वां डिवीजन मैच करता है। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm इंटू 10 करेंगे तो हमारा 0.10 ही आएगा, 0.10 आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 5 1 6 पॉइंट 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 1 8, तो 80 पॉइंट 7 1 8 है 1 हासिल 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 1 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 90.60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 90.60 है ही नहीं, ऑप्शन में 90.60 है ही नहीं, लेकिन करेक्ट रीडिंग इसका यही होगा आपका 90.60।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 90.60 मिलीमीटर। इसको हम आपको करेक्ट बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 क्या कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ थ्रेड ऑफ सॉ टूथ थ्रेड इज, मतलब सॉ टूथ थ्रेड में थ्रेड का रूप क्या होता है। तो सॉ टूथ थ्रेड में जो हम जानते हैं कि एक पक्ष में जो होता है, एक साइड में जो हमारा होता है 13 डिग्री और दूसरी साइड में 30 डिग्री होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ऑन साइड एंड 30 डिग्री ऑन द अदर साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 53 का बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 कह रहा है कि द टेपर इज टेपर पिन रिमर। तो टेपर पिन रिमर में हमारा टेपर कितने अनुपात में होता है। तो टेपर पिन रिमर में हमारा 1:50 में के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टेपर पिन रिमर जो होता है 1:50 रेशियो में होता है। तो 54 का बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 चलिए 55 देखते हैं कि 12 mm व्यास के रिमर के माइल्ड स्टील के एक होल बनाना है। अगर ऑफ माप मतलब क्या कह रहा है, अंडर साइज 0.3 mm और ओवर साइज 0.05 mm है, तो रिमर ड्रिल साइज निकालना है। तो हम जानते हैं कि रिमर ड्रिल साइज होता है और रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रिमर साइज हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस अंडर साइज हमारा 0.30 दिया है और प्लस में ओवर साइज हमारा 0.50 दिया है। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 माइनस 0.35 हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11.65 mm करेक्ट आंसर आएगा। तो हमारा क्या आंसर है, 11.65 mm। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मिनट। चलिए तो हमारा यहाँ से 55 का ए होगा 11.65 mm करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 क्या कह रहा है, 56 आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 57 देखते हैं क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपिंग एनोडाइज्ड पार्ट ऑफ हॉट वाटर इज नोन एज। इसका क्या कह रहा है बताते हैं आपको। पहले हम सबसे पहले ऊपर वाला का आंसर बताते हैं, कभी कभी बना लीजिएगा। यदि आपको आंसर में नहीं मिले 56 का, तो 56 का हमारा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 57 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 57 नंबर कि द प्रोसेस ऑफ डीपिंग एनोडाइजिंग पार्ट्स ऑफ हॉट वाटर इज नोन है। तो उसको क्या बोलते हैं कि तप्त जल से एनोडिंग भाव को नॉर्मल निमज्जित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 क्या कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन एन एग्जाम्पल ऑफ एनोर्गेनिक कोटिंग मतलब अकार्बनिक विलेपन एनोगोटिक कोटिंग का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, ऑयल पेंटिंग, वर्निश सिरेमिक कोटिंग या जिंक क्रोमेट प्राइमर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इनऑर्गेनिक कोटिंग मतलब अकार्बनिक विलेपन का हो जाएगा जिंक कार्बोनेट प्राइमर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 58 का डी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। चलिए 59 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 59 तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। 59 क्या कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इज मटेरियल टू डिटरमाइंड, मतलब पदार्थ में, मतलब मटेरियल में अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्रैक बिलो द सरफेस, यील्ड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ या हार्डनेस। तो हम जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो हमारा होता है वो क्रैक बिलो द सरफेस के लिए होता है, सतह के नीचे के दरार निर्धारण करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, 59 का ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर कि द हार्डनेस टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड इज, मतलब डायमंड के बाद दूसरा सबसे हार्ड पदार्थ कौन सा होता है। तो हमारा डायमंड के बाद दूसरा हार्ड पदार्थ जो हमारा होता है वो होता है क्यूबिक बोरान नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्यूबिक बोरान नाइट्रेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 का हमारा डी करेक्ट होगा, क्यूबिक बोरान नाइट्राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है कि जब टूल को व्हेन द टूल इज सेट बिलो द सेंटर द, मतलब क्या कह रहा है कि जब टूल को केंद्र से नीचे सेट करेंगे तो क्या होगा। चलिए आपको फ्री हैंड स्केचिंग करके हम बताते हैं। चलिए तो हम फ्री हैंड स्केचिंग कर लिए हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जॉब है, ये हमारे टूल है। तो ये देख लीजिए सेंटर लाइन हमारा किस में आएगा, तो सेंटर लाइन हमारा यहाँ आएगा। तो सेंटर लाइन को यदि हम नीचे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉप क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। ये टॉप क्लियरेंस एंगल जो होता है हमारा यहाँ से टॉप क्लियरेंस एंगल वो बढ़ जाएगा। यहाँ से टॉप क्लियरेंस एंगल जो हमारा बढ़ जाएगा और कम जाएगा हमारा क्या, तो रैक एंगल घट जाएगा, रैक एंगल हमारा घट जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 61 का कि टॉप रैक एंगल घटेगा और क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। टॉप रैक एंगल घटेगा, किस ऑप्शन में देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया गया बी, टॉप रैक एंगल डिक्रीज होगा और क्लियरेंस एंगल हमारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 61 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 की ओर चलते हैं। 62 क्या कह रहा है, 62 आप मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग मैथ में बहुत बहादुर हैं, आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट में 63 नंबर की द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड ऑफ जनरली पर्पज ड्रिल वर्क इज। तो हम जानते हैं कि ड्रिल का जो टाइप जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट। हार्ड मेटल के लिए, नॉर्मल मेटल के लिए और सॉफ्ट मेटल के लिए। तो हमारा साधारण ड्रिल किसके लिए हो जाएगा, तो एन प्रकार का नॉर्मल मेटल के लिए, तो एन हमारा एन प्रकार हो जाएगा। 63 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 64 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 64 नंबर जो दिया गया है ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। ये 69 का क्या है, 69 जो हमारा मैथ है, आप लोग मैथ को क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्या कह रहा है कि ए लेथ डॉग इज़ यूज्ड ऑफ। तो लेथ डॉग किस लिए प्रयुक्त होता है, तो लेथ डॉग का प्रयोग हम केंद्रों के बीच टर्निंग के दौरान कार्य करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र के दौरान टर्निंग के दौरान कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 65 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 66 क्या कह रहा है कि इफ़ द मेजर डायमीटर ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड इज 6 mm एंड द पिच डायमीटर 1 mm, तो रिकमेंडेड टैप डायमीटर इज। तो यहाँ पर दे ही दिया कि मेट्रिक थ्रेड 6 mm है और पिच डायमीटर 1 mm है, तो पिच डायमीटर सीधा घट जाएगा, तो 5 मिलीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 66 का हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 5 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 हमारा क्या कह रहा है कि डैश टेपर सैंक द पार्ट ऑफ द टेपर सैंक ड्रिल विच फिट इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। जिसका कहने का क्या मतलब है कि टेपर सैंक ड्रिल का कौन सा भाग जो ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम सैंक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 67 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारा 67 का हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 क्या कह रहा है कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो हम जानते हैं कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक जो हमारा होता है मीटर होता है। तो 68 का सी हमारा यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर। चलिए 69 देख रहे हैं। 69 देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल। तो इंजीनियरिंग स्टील रूल में लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इंजीनियरिंग स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है, या 1/64 इंच भी इसको हम बोल सकते हैं। तो 0.5 mm दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि माइल्ड स्टील का घनत्व कितना होता है? तो माइल्ड स्टील का घनत्व जो हमारा होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है माइल्ड स्टील का। और ये 2.7 हमारा एल्युमिनियम का होता है। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? 70 का 7.8 हो जाएगा माइल्ड स्टील का घनत्व, 70 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 71 की एबिलिटी ऑफ द मेटल टू विथ स्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट। मतलब शॉक एंड इम्पैक्ट को सहन करने का किसमें गुण होता है? तो हम उस गुण को क्या बोलते हैं? तो उस गुण को हम टफनेस बोलते हैं। तो उस गुण को हम टफनेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 71 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्या कह रहा है कि द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल हम जानते हैं कि 118 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो 72 का हमारा बी हो जाएगा, 118 डिग्री करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्या कह रहा है कि ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज मीन ऑफ। मतलब क्या कह रहा है कि ड्रिल चक को ड्रिल मशीन स्पिंडल में किसके जरिए फिट किया जाता है? तो हमारा आर्बर के जरिए फिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आर्बर। 73 का ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रिल मशीन में स्पिंडल किसके जरिए सेट किया जाता है? तो आर्बर के जरिए सेट किया जाता है। तो आर्बर होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ थ्रेड इज डिजाइड एंड M12 गुने 1.25। तो 1.25 क्या कह रहा है? 1.25 क्या हो जाएगा? तो 1.25 चूड़ी का पिच हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पिच ऑफ द थ्रेड। तो 74 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। 74 का बी यहाँ से हमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर की द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक एंड गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। तो हम जानते हैं कि मेटिंग पार्ट के बीच के गैप चेक करने के लिए हम फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फीलर गेज। तो 75 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, 75 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्या कह रहा है कि द स्पीड एट विच द कटिंग एज पास्ड ओवर द मटेरियल विल कटिंग इज नोन एज। इसे कहने का मतलब है कटिंग के दौरान पदार्थ के ऊपर कटिंग को के चलने को वेग के क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 76 का सी। 76 का सी करेक्ट होगा, 76 का ए करेक्ट होगा, कटिंग स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं। 77 क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल्ड होल एज एक्यूरेट साइज यूजिंग ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसे कहने का क्या कह रहा है? ऑप्शन इस तरीका हम बताते हैं आपको। ये पहले से किए गए होल में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा आकार को बढ़ाने और फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको हम रीमिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 77 का डी करेक्ट हो जाएगा, रीमिंग। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ की आएगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा कि क्या कीजिएगा, बहुत दिक्कत है। चलिए 78 के क्या कह रहा है? 78 की मीट्रिक थ्रेड का एंगल क्या होता है? तो हम जानते हैं मीट्रिक थ्रेड का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। मीट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्या कह रहा है कि द टूल यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड इज नोन एज। मतलब बाह्य चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहा है? मतलब एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए किस टूल का यूज करते हैं? तो हम एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, 79 का बी करेक्ट होगा, डाई। और टैप का यूज हम किस लिए करते हैं? तो इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए टैप का इस्तेमाल करते हैं। तो 79 का क्या हो जाएगा? डाई करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। क्या कह रहा है कि द सैंग ऑफ ए टैप हैंड टैप हैज़ 3 रिंग्स मार्क ऑन द दैट इज कॉल्ड। तो मतलब कि हैंड टैप जिसमें सैंग के ऊपर 3 रिंग मार्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बॉटमिंग टैप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी करेक्ट होगा, बॉटमिंग टैप। और उसके हैंड टैप के सैंग पर 2 रिंग रहेगा तो सेकेंड टैप होगा, 1 रिंग रहेगा तो फर्स्ट टैप हो जाएगा। तो पूछ रहा था यहाँ 3 रिंग, तो 3 रिंग हमारा बॉटमिंग टैप करेक्ट आंसर होगा। ये था हमारा इसरो VSSC का B80 क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं, जिसमें से टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। देख लीजिए आपका इसरो VSSC है 2/6/2019 को एग्ज़ाम हुआ था। 2/6/2019 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के लिए है। और हम जानते हैं, आपको हम बता दें कि इसरो के लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसरो के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं फीटर टेस्ट के, तो आप इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाइए, आपको निश्चित है कि उसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है इसरो के लिए, जाके आप देख सकते हैं। और फीटर निम्मी MCQ सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।